दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर A.K. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग के विजिबल और इनविजिबल पार्ट को समझ लिया, जिसमें विजिबल पार्ट में उसकी बॉडी और ब्रेन है और इनविजिबल पार्ट में उसका थॉट्स और माइंड है। उसी तरह दोस्तों, हमने ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन को समझा, जिसमें यूनिवर्स ने अपने 5 एलिमेंट्स को लेकर के और उसके साथ लॉ ऑफ लव को मिक्स करके ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया। जिस तरह से यूनिवर्स ने सन को बनाया, मून को बनाया, अर्थ को बनाया, उसी तरह से यूनिवर्स ने ह्यूमन बीइंग को बनाया और सारे प्लांट्स को और एनिमल्स को बनाया। इस तरह से दोस्तों यूनिवर्स ने अर्थ पर लाइफ की क्रिएशन करी। दोस्तों, लाइफ के सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ लव, यानी कि अगर उसके अंदर प्रेम का भाव है तो ये उसकी लाइफ के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट है और इसकी कमी होने पर वो डिजीज स्टेट में चला जाता है, यानी कि उसके जो पांचों एलिमेंट हैं उनकी हार्मनी डिस्टर्ब होती है। तो हमने पांचों एलिमेंट्स में जैसे देखा कि जो वाटर एलिमेंट है वो उसके माइंड को रिप्रेजेंट करता है और जो एयर एलिमेंट है वो उसकी अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है और जो स्पेस एलिमेंट है वो उसकी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है और फायर एलिमेंट उसकी इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और जो अर्थ एलिमेंट है वो उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पांचों एलिमेंट्स दोस्तों लॉ ऑफ लव के साथ बाइंड रहते हैं और लाइफ का सर्वाइवल चलता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोग मियाज़्म को डिस्कस कर रहे थे, यानी नेगेटिव फोर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहला नेगेटिव फोर्स हमने डिस्कस किया सोरा, और जिसको हमने सेंसिटिविटी भी कहा। तो अगर किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में लव की कमी होती है, ये प्रेम का भाव कम होता है, तो फिर ये 5 एलिमेंट्स जो हैं उसके उनकी हार्मनी डिस्टर्ब होती है और वो डिजीज स्टेट में चला जाता है। जैसे ही दोस्तों उसको लॉ ऑफ लव की कमी होती है तो सबसे पहले उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है लाइफ को लेकर के कि अब उसकी लाइफ इनसिक्योर होने के लिए जा रही है। तो सबसे पहले उसमें इनसिक्योरिटी डेवलप होती है और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो सेंसिटिव हो जाता है, वो चीज़ें उसको अफेक्ट करने लगती हैं और इस सेंसिटिविटी को और इस इनसिक्योरिटी को वो पूरा करने के लिए कैसे भी उसकी इनसिक्योरिटी कम हो, यानी कि वो लॉ ऑफ लव की उसकी जो नीड है उसको पूरा करने के लिए वो जो भी माइंड से रिएक्शन लेता है, माइंड से जो भी रिएक्ट करता है वो सब नेगेटिव होता है, क्योंकि माइंड मोस्टली नेगेटिव है। तो इस इनसिक्योरिटी को पूरा करने के लिए, लॉ ऑफ लव की तरफ जाने के लिए वो एंजाइटी में चला जाता है और एंजाइटी फिर एंगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो फर्स्ट डिफेंस है उसमें वो पर्सन इनसिक्योर होता है, सेंसिटिव होता है, एंशियस होता है और फिर वो एंगर में चला जाता है। दोस्तों, हेनीमैन सर ने, कैंट सर ने हमको वो सारे कारण बताए हैं अपनी बुक्स में, जिसको हम रेपर्टरी कहते हैं। उसमें ये बताया है कि क्या ऐसे कारण हैं जिससे किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में लॉ ऑफ लव की कमी होती है, यानी कि उसका प्रेम का भाव कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है एक सिम्टम जिसको हम एलिमेंट फ्रॉम कहते हैं। एलिमेंट फ्रॉम का मतलब है वो कारण जिनकी वजह से लॉ ऑफ लव की कमी हो रही है, प्रेम का भाव कम हो रहा है। तो हम इसको समझते हैं। एक सिम्टम है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। ये दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट डिफेंस बच्चों में ज़्यादा होती है और जो कि 6-7 साल की उम्र तक चलती है। तो एक बच्ची थी मेरे पास 7-8 साल की, उसकी मदर ये चाहती थी कि वो किचन में उसका हाथ बटाए, किचन में जो बर्तन हैं उनको साफ़ करे, घर में झाड़ू पोंछाए, ये करे। तो ये वो बच्ची नहीं करना चाहती थी। तो अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो उसकी पिटाई होती थी, उसकी डांट लगती थी। तो ये जो डोमिनेशन है उसके ऊपर, ये उसकी लव की फीलिंग को कम कर रहा है और उसके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप हो रही है और इस तरह से डिज़ीज़ उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो उसको डायरिया अक्सर रहता था। तो इस तरह से दोस्तों ये एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन की वजह से लॉ ऑफ लव की कमी होती है। उसके बाद दोस्तों एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, यानी कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में
ज़्यादातर रहता है कि कोई उसका लव्ड वन जिससे वो प्यार करता है वो अगर एक्सपायर हो जाता है, फादर मदर में से कोई एक्सपायर हो जाता है, तो ये उसकी लव की फीलिंग को कम करते हैं। तो दोस्तों हैनीमैन सर ने, कैंट सर ने हमको इस तरह की दवाइयाँ दी हैं, जो इन दवाइयों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाइयाँ उसके इन सारे सिम्टम्स को ख़त्म करके उस ह्यूमन बीइंग को लॉ ऑफ लव के साथ कनेक्ट कर देती हैं और वो हेल्दी स्टेट में चला जाता है, वो अपने आप को नॉर्मल फील करता है। लेकिन अगर ये कारण नहीं हटाए गए, इन कारणों को समझ करके दवाइयाँ नहीं दी गई और जो बॉडी पर जो तकलीफ़ें आ रही हैं, यानी कि फर्स्ट डिफेंस यानी कि सोरिक डिफेंस में जो बॉडी पर डिजीज़ आती हैं वो सारी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, जैसे कि डायरिया, फीवर, जुकाम, खांसी, ये अक्सर उनको जो बना रहता है। तो इसके लिए वो कोई भी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और इसको मैनेज करते रहते हैं, लेकिन वो इनसिक्योरिटी नहीं उसकी कम होती लव को लेकर के। तो वो एक एंजाइटी, एक एंगर और सेंसिटिविटी ये उसके अंदर बनी रहती है। सेंसिटिविटी की वजह से वो अक्सर बीमार होता रहता है, बच्चा जो है वो बीमार होता रहता है। तो अब क्या है दोस्तों कि ये फर्स्ट डिफेंस हो गई जिसमें सेंसिटिविटी, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, एंगर आ गया। फिजिकल प्लेन पर जिसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जुकाम, खांसी, बुखार आ गया। तो अब अगर इस इनसिक्योरिटी को इसी लेवल पर ठीक नहीं किया गया, इन सारे कारणों को समझ करके नहीं ठीक किया गया, अब जैसे अगर वो एलिमेंट फ्रॉम हमको मिल जाता है, हम वो कारण ढूंढ लेते हैं, क्योंकि रिपर्टरी में दोस्तों कैंट सर ने हमको सारे कारण बताए हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जितने भी कारण हो सकते हैं वो सारे कारण एलिमेंट फ्रॉम में हमको दिए हैं। तो इनको एलिमेंट फ्रॉम को हम लोग सोरिक डिफेंस जो होती हैं, जो सोरिक बीमारियां होती हैं, उनमें इनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब कारण हमको मिल जाता है और वो पर्सन हमको एंजाइटी स्टेट में मिलता है, तो एंजाइटी की देखेंगे कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एंजाइटी को कवर करती हैं। और हम देख लेते हैं कि ये पर्सन एंजाइटी है, जैसे एंजाइटी बिजनेस अबाउट, तो पहले वो इनसिक्योर हुआ ह्यूमन बीइंग, और अगर वो उस इनसिक्योरिटी के साथ बढ़ रहा है तो अब उसमें एंजाइटी आ रही है, तो बिजनेस को लेके एंजाइटी है, बच्चों को लेके एंजाइटी है, एंजाइटी ऑफ कंसेंशियस है, तो इस तरह से फ्यूचर को लेके एंजाइटी है। तो ये सब एंजाइटीज़ हैं। तो हम जब उनसे बात करते हैं तो इनको समझ जाते हैं, तो हम एलिमेंट फ्रॉम के लेवल पर ठीक कर लेते हैं अगर हमको मिल जाता है, यानी कॉज मिल जाता है। उसके बाद एंजाइटी के लेवल पे हम लोग केस को ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में कारण और वो एंजाइटीज़ और ये फर्स्ट डिफेंस, तो इस तरह से हम उसको जो है पेशेंट को ठीक करते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, उसको बुखार है, हमने बुखार में उसको समझ लिया कि इसको किसी ने डांट दिया था, उसके बाद इसको बुखार आ गया, या कहाँ हम ढूंढ लेते हैं कि लॉ ऑफ लव की इसको कमी कहाँ हुई, और हम उसको मैच करके और दवाई देते हैं। तो फिर वो दवाई उसकी उस कमी को पूरी करके उसको लॉ ऑफ लव के साथ कनेक्ट कर देती है, यानी कि जो उसकी सेंसिटिविटी थी उसको ख़त्म कर देगी वो दवाई, और उसको लॉ ऑफ लव के साथ कनेक्ट कर देगी, और उसको उसकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी और वो हेल्दी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वो इनसिक्योरिटी उसकी नहीं ख़त्म हुई और इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए वो कोई भी ट्रीटमेंट लेता रहा, बुखार आ गया, बुखार की दवाई ले ली, डायरिया हुआ, डायरिया की दवाई ले ली, जुकाम खांसी है उसकी दवाइयाँ लेता रहा वो, लेकिन इनसिक्योरिटी को अगर ठीक नहीं किया गया, एंजाइटी को अगर ठीक नहीं किया गया, तो उसकी लॉ ऑफ लव की कमी पूरी नहीं होती। और अब ये बच्चा इसी डिफेंस को, इनसिक्योरिटी को लेकर के बड़ा हो रहा है, और बड़ा जब होता है तो फिर ये इनसिक्योरिटी फियर में डेवलप हो चुकी होती है। और दोस्तों यूनिवर्स ने लाइफ को चलाने के लिए हमको 5 सॉफ्टवेयर दिए हैं। जैसे कि जब हम कोई मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मोबाइल रन करेगा, अगर उनमें कोई भी सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है या वो नहीं होता है उसमें और डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर वो मोबाइल की फंक्शनिंग ठीक नहीं होती। इसी तरह से दोस्तों लाइफ की जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूनिवर्स ने हमको दिए हैं, उनमें सबसे पहला है विल पावर, इंटेलेक्ट, मेमोरी, हमारी काम करने की स्पीड और हमारे मॉरल्स। तो हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म 5 में इंटेलेक्ट और मॉरल्स को जानने के लिए कहा है, और उसके बाद हैनीमैन सर हमको एफोरिज्म 90 के फुटनोट में मेमोरी को जानने के लिए कहते हैं।
और एफोरिज्म 88 में एफोरिज्म 90 में स्पीड को और एफोरिज्म 88 में मेमोरी को जानने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जब ये फियर है, अब ये फियर जो कन्वर्ट हो गया, इनसिक्योरिटी जो फियर में कन्वर्ट हो गई, तो वो इन सॉफ्टवेयर में जाने लगती है। यानी कि हमारी लाइफ के जो प्रोसेस हैं उनको डिस्टर्ब करने लगती है। जो लाइफ को चलाने के लिए पैरामीटर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको डिस्टर्ब करता है ये फियर। और फिर इस तरह से डिजीज़ जो है गहरी होती चली जाती है, गंभीर होती चली जाती है, उसकी डेप्थ बढ़ती चली जाती है दोस्तों। इसीलिए हैनीमैन सर ने कहा कि जो क्रोनिक डिजीज़ है वो लाइफ के साथ एंड होगी। अगर उनको प्रॉपरली मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो वो लाइफ के साथ ही ख़त्म होंगी। यानी कि उन्होंने लाइफ के जो पैरामीटर हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको उस फियर ने एंट्री कर दी है। तो फियर को एक वायरस समझिए, जो वायरस मोबाइल में एंट्री हो गया और वो जो मोबाइल को चलाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उसको उसने कैप्चर कर लिया, तो फियर डेवलप हो गया। ये हमारे पास जब हम रेपर्टरी पढ़ते हैं तो बहुत सारे फियर्स हैं हमारे पास, जैसे फियर ऑफ बीइंग अलोन। अब उसको अकेला रहने में डर लग रहा है, वो अकेला नहीं रह सकता। और फियर इन क्राउडी प्लेस, अगर कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहाँ पे उसको डर लगता है, वो नहीं जा पाता। अंधेरे से उसको डर लगता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास कई सारे फियर के रूब्रिक्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं। और अगर फियर स्टेट में कोई पर्सन हमको मिलता है तो हम उस फियर को समझ के, उसके अंदर दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों को उसके साथ मैच करके देते हैं, तो फिर वो फियर ख़त्म होता है। और हम इसके साथ साथ उसकी इनसिक्योरिटी को भी ख़त्म कर लेते हैं और उसको दोबारा से लॉ ऑफ लव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और लॉ ऑफ लव उसको फिर दोबारा से हील कर देता है, वो ठीक हो जाता है। तो जब ये फियर की स्टेज है, इसको हम सेकंड डिफेंस कहते हैं, जिसमें ये अपने जो बॉडी के जो वो ह्यूमन बीइंग के जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको सेक्रीफाइस करता है और लाइफ आगे चलती है। यानी कि विल पावर कमज़ोर हो गई लेकिन लाइफ चल रही है। इंटेलेक्ट उसकी डिस्टर्ब हो गई। अब पहले वो काफ़ी इंटेलिजेंट था। कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, तो मैं आपको कई सारे केसेस के थ्रू इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेलेक्ट, अब वो बच्चे कमज़ोर हो गए, पढ़ने में कमज़ोर हो गए, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कारण है जो उनकी लॉ ऑफ लव की कमी हुई है, जो अब वो आगे चल के वो फियर जो है वो उनकी इंटेलेक्ट में गया, और अब वो इंटेलेक्ट का नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, वो पढ़ाई में अब अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों मेमोरी में अगर फियर चला गया तो मेमोरी को डिस्टर्ब करेगा, मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी। अगर वो मॉरल्स में चला गया तो मॉरल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सेकंड डिफेंस है। और इसमें फियर में जब इन हमारे सॉफ्टवेयर्स में फियर एंट्री कर लेता है तो फिर जो डिजीज़ेस क्रिएट होती हैं, तो बॉडी क्या करती है, इस फियर को कवर अप करने के लिए अपनी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करती है। तो सेल्स के मल्टीप्लिकेशन में ट्यूमर्स बनते हैं, फाइब्रॉइड्स बनते हैं, वार्ट्स बनते हैं, है ना, स्किन पे आउटग्रोथ्स हो जाती हैं। तो ये उस फियर को रिप्रेजेंट कर रही हैं बॉडी पर, कि बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है इनकी लाइफ में फियर है, और उस फियर को कवर अप करने के लिए बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो हम समझ जाते हैं कि फाइब्रॉइड का केस है तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं इनको एंजाइटी रही और एंजाइटी इनकी फियर में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह की डिफेंस है। अब दोस्तों अगर ये सॉफ्टवेयर्स डैमेज होने लगते हैं, यानी कि अब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये फियर बहुत आगे बढ़ गया और ये सॉफ्टवेयर डैमेज होने लगते हैं, रप्चर होने लगते हैं, करप्ट होने लगते हैं, तो फिर बॉडी क्या करती है कि उसको तो लाइफ को बचाना है। तो लाइफ के सर्वाइवल के लिए वो जिस पार्ट पर डिजीज़ है उस पार्ट को सेक्रीफाइस करना शुरू करती है, यानी कि उस पार्ट को बॉडी से हटाना शुरू करती है, उसका डिस्ट्रक्शन शुरू करती है, यानी कि सेल्स का लॉस होना शुरू होता है, जिसको हम सिफिलिस कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 2 केस डिस्कस किए, एक पस्चुलर सोरियासिस का डिस्कस किया और एक सोरियासिस का डिस्कस किया। तो उसमें हम देखेंगे कि दोनों ही केस में हमने मॉरल्स का इस्तेमाल किया, यानी कि जो एफोरिज्म 5 में हैनीमैन सर ने इंटेलेक्ट और मॉरल्स को जानने की बात करी, तो उसमें हमने मॉरल्स को यूज़ किया। पहले केस में जो पस्चुलर सोरियासिस का था उसमें हमने रूब्रिक यूज़ किया मॉरल फीलिंग वांट ऑफ,
क्रिमिनल डिस्पोजिशन रिमोर्स विदाउट, यानी कि उस ह्यूमन बीइंग का जो मॉरल था वो सेक्रीफाइस हुआ। अब इसको समझेंगे कि दोस्तों उसकी लॉ ऑफ लव की कमी एंजाइटी से पार होकर के, इनसिक्योरिटी से ऊपर चल के फियर में डेवलप हुई, और फियर में भी जब वो उसकी जो विल पावर थी वो ऑब्स्टिनेट हो गई, यानी कि अब वो बहुत रिजिड हो गया, अब वो डैमेज होने के कगार पे आ गई, तो फिर बॉडी ने रिफ्लेक्शन शो किया कि स्किन पे उनके हाथ में और पैरों में जो क्रैक्स बने वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि सेल का लॉस हो रहा है, उसमें क्रैक्स बन रहे हैं, स्किन का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस पस जो बन रहा था उसमें वो फियर जो चल रहा है उसको कोप अप करने के लिए सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, और वो सेल्स डैमेज सेल्स हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट कंडीशन में है उसकी माइंड की क्या सिचुएशन है। तो इसमें हमने मॉरल फीलिंग वांट ऑफ रिमोर्स विदाउट डिस्कस रूब्रिक को यूज़ किया और केस ठीक हुआ। उसके बाद दोस्तों ये बैड मॉरल, यानी कि मॉरल्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक बैड मॉरल, एक गुड मॉरल। तो ये बैड मॉरल था। दूसरे केस में सोरियासिस के में हमने गुड मॉरल को यूज़ किया, यानी कि वो पर्सन एंजाइटी कंसेंशियस थी, उसमें वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहता था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो बहुत सीरियसली लेता था। तो इस तरह से जो उसने डिफेंसली अपने फियर को कम करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल हो गया, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो उसने बर्डन लिया तो फिर उसकी स्किन पर सोरियासिस का प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरह से, और इसमें दोस्तों जब ये डिजीज़ पैरामीटर्स जो लाइफ के हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें एंट्री हो गई, तो जब तक हम इसको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट इनकी सारी सिचुएशंस को लेकर के नहीं देंगे तब तक वो रिवर्ट नहीं होगा, तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो दूसरे केस में आपने देखा सोरियासिस के में कि हमने रूब्रिक लिए एंजाइटी कंसेंसिस, फिर वो अपने आप को धिक्कारता था, रिप्रोच हिमसेल्फ, और डिल्यूजन मर्डर तक वो चला गया, उसने अपने आप को मरा हुई मान लिया। तो ये जो दोस्तों रूब्रिक्स हैं जिनको हम लेते हैं, ये बेसिकली उसने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिया, यानी कि उसने अपने डिस्पोजिशन को चेंज कर लिया। तो जब भी कोई ह्यूमन बीइंग लॉ ऑफ लव की कमी को इन एफोरिज्म 5 के अनुसार सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स, ऑक्यूपेशन, जॉब्स, इन सब में अगर ढूंढता है तो फिर वो उसका स्वभाव चेंज होता चला जाता है, वो अपने स्वभाव को सेक्रीफाइस करता है। स्वभाव का मतलब उसके जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं उनको वो सेक्रीफाइस करता है। तो डिस्पोजिशन जो हैनीमैन सर ने हमको 213 में बताया है कि डिस्पोजिशन की बहुत इम्पोर्टेंस है, डिसिसिव इम्पोर्टेंस है। 211 में भी वो हमको डिस्पोजिशन के लिए इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली जो डिस्पोजिशन है, अब आपने देखा कि इस ह्यूमन बीइंग में जो गिल्ट में चला गया, सेकंड केस सोरियासिस का, इसमें उसने कितनी बार अपने स्वभाव को बदला, एंजाइटी ऑफ कॉन्शियसनेस में गया, रिप्रोच हिमसेल्फ में गया, उसके बाद डिल्यूजन मर्डर में चला गया। तो ये सब उसके डिस्पोजिशंस हैं। तो डीप डिजीज़ है, इसलिए हमने इसके सारे डिस्पोजिशंस को फाइंड आउट कर लिया और जब उसको रेमेडी दी। तो अब इस केस में दोस्तों आप देखेंगे कि कार्सिनोसिन देने के बाद कार्सिनोसिन ने उसकी इन सारी सिचुएशंस को सब्सटीट्यूट कर दिया और उसको लॉ ऑफ लव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इस केस में मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि हीलिंग होना शुरू हो गई है और अब वो स्किन जो है अपने नॉर्मल कलर में आने लगी है। यानी कि जो लॉ ऑफ लव में किसी भी ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन का कोड है, वही कोड जी जानता है कि इस ह्यूमन बीइंग को किस तरह की हीलिंग चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने जब उसको बनाया था तो यूनिवर्स ने उसको जो कलर, जो टेक्सचर, जो स्किन देके भेजा था, अब लॉ ऑफ लव उसको वैसा ही कर देगा। तो हमको बेसिकली ह्यूमन बीइंग को उसकी लॉ ऑफ लव की कमी को पहचान करके और अपनी मेडिसिन के थ्रू उन सिचुएशंस को ख़त्म कर देना, उन सिचुएशन को सब्सटीट्यूट कर देना और उसको लॉ ऑफ लव के साथ कनेक्ट कर देना। इसीलिए इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में दोस्तों कोई भी डिजीज़ रिवर्सल हो जाती है, यानी कि वो लॉ ऑफ लव से कनेक्ट हो जाता है, तो फिर लॉ ऑफ लव उसको वैसा ही कर देता है जैसा उसने उसको क्रिएट किया था। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हमने सोरा यानी कि फर्स्ट डिफेंस में सेंसिटिविटीज़ को देखा, सेकंड डिफेंस जिसमें हमने वो इनसिक्योरिटी जब फियर में कन्वर्ट हो गई तो फिर ट्यूमर्स, पॉलिप्स, आउटग्रोथ्स, ये सारी डिजीज़ेस क्रिएट हुई। और जब वो फियर से बात आगे निकल गई, उसके सॉफ्टवेयर्स का डैमेज होने लगा,
तो फिर उसको हमने डिस्ट्रक्शन कह दिया, यानी सिफिलिस कह दिया। अब बॉडी उस पार्ट को अलग कर देगी, उसका लॉस हो रहा है। तो इसमें जैसे गैंग्रीन्स हैं, तो गैंग्रीन में देखते हैं कि वो पार्ट धीमे धीमे डैमेज होने लगता है, तो उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, तो लाइफ को बचा लिया जाता है। लेकिन वो अगर उसके माइंड की सिफिलिस को नहीं ठीक किया जाएगा, यानी कि उसके सॉफ्टवेयर्स में जो डिजीज़ चली गई है, अगर उन सॉफ्टवेयर से उस डिज़ीज़ को नहीं रिमूव किया जाएगा, तो फिर वो पर्सन ठीक होने में उसको प्रॉब्लम रहेगी और वो नहीं ठीक हो पाएगा। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में दोस्तों हम इसलिए पूरे केस की एनालिसिस करते हैं। बचपन से लेकर के हम सारी चीज़ों को इसलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे कारण थे जिनसे वो लॉ ऑफ लव से दूर हुआ और उस दूरी को वो बढ़ाता जा रहा है, और दूरी उसकी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि वो लॉ ऑफ लव को इन सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस, जॉब्स, ऑक्यूपेशन और सेक्सुअल फंक्शंस में वो ढूंढ रहा है। और इस तरह से वो अपने नेचुरल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सेक्रीफाइस करके लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो हम इनके नॉर्मल जो नेचुरल सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे डिज़ीज़ को मेडिसिन बाहर कर देती है, उन सॉफ्टवेयर से उस डिज़ीज़ को बाहर कर देती है। और वो मेडिसिन जब उनको बाहर करती है तो उसकी लॉ ऑफ लव के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, तो वो ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को पहले के जैसे ही रन करता है और उसको वो जी लेता है। दोस्तों, हैनीमैन सर ने और कैंट सर ने अपनी लेसर राइटिंग में हमको मेंशन किया है कि ये जो मेमोरी है, विल पावर है, या जो इंटेलेक्ट है, इसको समझाने के लिए उन्होंने हमको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पेज नंबर 656 पर कैंट सर कहते हैं कि विल एक्सप्रेस इन फेस, विल पावर जो है वो फेस पर एक्सप्रेस होती है, और प्रोसीडिंग फ्रॉम द विल मेंस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि विल पावर उसकी बैलेंस्ड है, तो फिर वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होती है। और मेमोरी जो है वो गेटवे ऑफ मैन है, मेमोरी जो है वो उसका एक दरवाज़ा है, उसकी जो माइंड की जो फंक्शनिंग है, यानी कि मेंटल जो एबिलिटीज़ है उसमें जो मेमोरी है वो एक गेट है, वो एक दरवाज़ा है। और जो उसकी जो एसेंशियल नेचर है, उस एसेंशियल नेचर के लिए उन्होंने बताया कि विल, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी, ये उसकी नेचर का सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हैनीमैन सर ने हमको सारी चीज़ें विल, इंटेलेक्ट, मेमोरी और मॉरल्स और स्पीड ये सब जानने के लिए कहा है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर डिज़ीज़ सॉफ्टवेयर में चली जाती है तो वो डिज़ीज़ क्रॉनिक कहलाती है, और चूँकि वो लाइफ के सॉफ्टवेयर्स में चली गई है इसलिए वो लाइफ को एंड होने पर ही ख़त्म होगी। तो इसलिए दोस्तों, हैनीमैन सर ने जो हमको क्रॉनिक डिजीज़ की डेफिनेशन दी है कि एंड्स, क्रॉनिक डिजीज़ आर एंड्स विद द लाइफ, तो इसलिए चूँकि वो नॉर्मल जो नेचुरल सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर एंट्री कर गई है, इसलिए वो डिज़ीज़ अब जो है क्रॉनिक हो गई है और लाइफ के साथ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने डेप्थ ऑफ द डिज़ीज़ को समझा, और अगर इसको लेकर के कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमेशा जो है हमको अगर किसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए तो होम्योपैथी के अनुसार हमको विल, इंटेलेक्ट, मेमोरी, स्पीड और अपने मॉरल्स को देखना चाहिए कि इनमें कहीं कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं आ रहे। तो आगे वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग और भी डीप चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।